हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। आज हम लोग करने वाले हैं 6 लेक्चर और 6 लेक्चर में करने वाले हैं मोटिवेशन की थ्योरीज। एक लेक्चर में मोटिवेशन की थ्योरीज करेंगे और उसके साथ 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें आपको हम करेंगे लीडरशिप की थ्योरीज। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। क्या मोटिवेशन की थ्योरीज क्यों जरूरी है? मोटिवेशन की थ्योरीज है ना, मोटिवेशन किस वजह से जरूरी है? अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है ना तो उसमें होते हैं जी बहुत सारे एम्प्लॉइज। 100% बात पता है ये बात? जी सर है। एम्प्लॉय को मोटिवेट रहने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं और उसमें से जैसे किसी को सैलरी अच्छा मिल रहा है, किसी का आपको पता है कि किसी किसी को वहां का मेंटेनेंस अच्छा मिल रहा है, तो उनसे उन सब चीजों से क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ती है, अपना काम करने का क्षमता बढ़ जाता है भाई साहब। सब चीज अगर आपको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम अभी लाइफ टाइम तक काम कर सकते हैं तो आप ना उसके लिए ईमानदार होकर काम करते हो। और वो सारा फैक्टर्स जो है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो सबको लेकर क्या करती है, अपने आप को मोटिवेट करती है। एम्प्लॉइज भी ऊपर अपग्रेड होता है और उस वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो जल्दी पूरा होता है और बहुत अच्छे तरीके से पूरा होता है। बात सही है जी सर। अब देखिए, इसी तरीके से बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मोटिवेशन की थ्योरीज डाली है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से तरीके से मोटिवेट रहते हैं एम्प्लॉइज, वो सारा डिटेल में दिया गया है। तो उसी में आपको मोटिवेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बेसिक चीज पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ही हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बड़ा है, पढ़ना ज्यादा है, तो आपको पढ़ना क्या है परफेक्शन के साथ। उसके साथ साथ अगर आपने नेट वाला कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहीं पे मैं आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करता हूं। उसके साथ साथ ये वाला बटन भी दबा दीजिए, प्लस आप ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए चलते हैं कहां, मोटिवेशन थ्योरीज में। क्या कह रहा है? कह रहा है मोटिवेशन थ्योरीज कैन हेल्प एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट स्टाफ डिटरमाइन द बेस्ट वे टू अचीव बिजनेस गोल और वर्क टुवर्ड्स एन आउटकम। तो मोटिवेशनल थ्योरीज कैसे हेल्प कर सकती हैं एक एम्प्लॉइज को या मैनेजमेंट को या उसके स्टाफ को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में कि उसका बिजनेस का जो गोल है वो कैसे अचीव किया जाए उसके काम के प्रति, है ना। तो वही कह रहा है सक्सेसफुली अप्लाइंग मोटिवेशन थ्योरीज कैन आल्सो हेल्प मैनेजर्स सपोर्ट देयर एम्प्लॉइज एफिशिएंटली। तो जो आपके मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स को अगर पता होगा कि हम किस मोटिवेशन थ्योरीज का एप्लीकेशन कैसे करते हैं तो फिर उनको क्या होगा, उनके एम्प्लॉय जो हैं एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे। कह रहा है साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट डेवलप मोटिवेशन थ्योरीज टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट मोटिवेट एन इंडिविजुअल। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने डेवलप किया है क्या, मोटिवेशन की थ्योरी, जो जिन्होंने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि मोटिवेशन के क्या क्या फैक्टर होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए। कह रहा है these theories also cover how an organization can apply them to optimize performance। तो ये थ्योरीज और भी क्या बता रही है कि आप परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कह रहा है मोटिवेशन इज अ फोर्स दैट ड्राइव्स एम्प्लॉइज टू वर्क टुवर्ड्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोल रहा है, मोटिवेशन क्या है, एक फोर्स है जो एम्प्लॉय के काम को दर्शाता है कि भाई साहब कैसे वो काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक इंडिविजुअल कैसे पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, कह रहा है मोटिवेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजर यूज मोटिवेशन थ्योरीज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इसके लिए प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए मोटिवेशन थ्योरीज का यूज किया जाता है, प्रॉफिट्स को, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट को और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल को, ये सारे चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है सर, मोटिवेशन का। अब एम्प्लॉय रिटेंशन रेट क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हमारे यहाँ एम्प्लॉय रहे। अब सोचो आपने एम्प्लॉय को 6 महीने के लिए बुलाया, आप ट्रेन किए, ट्रेन करने के बाद आपने वहां पे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, वहां आप सारे बेनिफिट नहीं दिए, वो छोड़ के चले गए। फिर आपके पास जब नए एम्प्लॉय आएंगे तो आप क्या करोगे, उसको ट्रेन करने में समय जाएगा। आप सोचो अगर वही एम्प्लॉय जिसको 6 महीने आपने ट्रेन किया था वो अगर 6 महीना और काम कर ले, साल 2 साल 5 साल काम कर ले, तो वो एक्सपर्टीज बन जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई जी। तो वही कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी इज टू डिस्कवर व्हाट फैक्टर ड्राइव इंडिविजुअल्स टू वर्क टुवर्ड्स द गोल एंड आउटकम। तो बोल रहा है कि मोटिवेशन थ्योरी का पर्पस क्या है कि ये डिफाइन करना, ये खोजना कि एक इंडिविजुअल
किस फैक्टर की वजह से काम में मन लगा रहता है उसका और उसके अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है, वो आउटकम अच्छा दे सकता है। सो कह रहा है मोटिवेशनल थ्योरीज कैन कंटेंट बेस्ड थ्योरीज, प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज और कॉग्निटिव थ्योरीज। द कंटेंट थ्योरीज डिस्क्राइब नीड कैन ड्राइव मोटिवेशन, वेयर प्रोसेस थ्योरीज डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन हैपेंस। तो देखिए बोला मोटिवेशन थ्योरीज को 3 भाग में बांटा गया, एक तो कंटेंट, एक प्रोसेस, तो सॉरी 2 टाइप में, और तीसरा कॉग्निटिव थ्योरीज भी कुछ होती हैं। तो कंटेंट थ्योरीज इसको बोलते हैं जो डिफाइन करता है कि भाई उसकी नीड क्या है, एम्प्लॉइज की नीड क्या है और जिसकी वजह से वो मोटिवेट रहता है। और दूसरा प्रोसेस थ्योरी जो डिफाइन करता है कि कैसे मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेट कैसे इंसान होता है। एंड कॉग्निटिव थ्योरीज एग्जामिन हाउ एन इंडिविजुअल परसेप्शन एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट मोटिवेशन। तो और कॉग्निटिव थ्योरीज क्या कहती है कि कैसे एक इंडिविजुअल का परसेप्शन जो है, जो उसकी सोच है, वो डिफाइन करती है मोटिवेशन को। तो आइए एक एक करके सारी थ्योरी का बेसिक हम चर्चा करते चलते हैं। चलिए सबसे पहले मोटिवेशन थ्योरी कौन से, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरी। देखिएगा आपका सारा थ्योरी इसमें नाम दिया हुआ है। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ज़बर्ग का मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैकलेंड की पाथ थ्योरी, अल्डर्स अर्ज थ्योरी, है ना, जो मास्लो का ही एक्सटेंशन है। फिर विक्टर्स रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम एक्सक्लूसिव थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये सारी थ्योरीज और भी 1-2 थ्योरीज है, जैसे एक्स वाई थ्योरी इसमें मिसिंग है, जेड थ्योरी मिसिंग है ना, ये सारी थ्योरी हम पढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंटेंट बेस्ड थ्योरी। क्या होती है कंटेंट बेस्ड थ्योरी? कंटेंट बेस्ड थ्योरी का क्या मतलब है? कह रहा दीज थ्योरीज आर कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाई पीपल्स नीड एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द गोल दे परस्यू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। तो क्या बोल रहा है, ये थ्योरी जो है किससे रिलेटेड है? पीपल के नीड्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ, उसके गोल्स जो आप कैसे सेटिस्फाई करोगे उसकी नीड को, ये सारे चीज आपको कंटेंट बेस्ड थ्योरी में मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो है मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। वो 5 ये स्टेप्स में है। आइए देखते हैं 5 तरह की थ्योरी है। कह रहा है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी 1954 प्रपोज दैट द ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय मल्टीपल नीड्स एंड दीज नीड्स एग्जिस्ट इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। तो देखो बोल रहा है ये जो थ्योरी है मास्लो की, इन्होंने कहा कि 1954 में ह्यूमंस जो मोटिवेट रहते थे वो नीड की वजह से रहता था। उनके पास बहुत सारी नीड होती है और उस नीड की वजह से मोटिवेट रहते हैं, और वो नीड जो है वो हायरार्की वाइज रहती है, हायरार्की मेंटेन किया हुआ रहता है। कह रहा मास्लो आइडेंटिफाई 5 जनरल टाइप्स ऑफ मोटिवेटिंग नीड्स। इन्होंने 5 तरीके की नीड को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला नीड जो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। सबसे पहले नीड्स किसको बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स कहने का मतलब है जैसे पानी, रहना, खाना, एक्सरसाइज, ये जो बेसिक नीड्स है ना वो आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ केयर, एस्थेटिक ऑफ स्पेस, टाइम, एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी वो सेटिस्फाई रहता है। कहाँ सर? आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया। दूसरा नीड्स हो गया सेफ्टी नीड्स। अब देखिए कोई भी मशीन हो, पंखा हो, किसी भी तरह से हो, ये सेफ्टी अगर उनको दिखेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे और मोटिवेट रहेंगे। वही कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, थ्रेट एंड डिप्राइवेशन। तो ये अगर ये चीज आपको मिलेगा ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सेफ रहेंगे और आपके यहाँ वो काम करेंगे। कह रहा रूटीन, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, फेयरनेस, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, ग्रोथ, पोटेंशियल और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अगर उनको मिलती है तो वो इस जगह पे रहेंगे। आपको याद क्या रखना है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, पूछा जाएगा ये 5 वाला चीज कैसे मैं बताऊंगा आगे, पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद है बिलोंगिंग नीड्स, है ना, इसको हम लोग सोशल नीड्स भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? सोशल नीड्स भी कहते हैं। अब सोशल नीड्स में क्या कह रहा है? एसोसिएशन, रिसीविंग, फ्रेंडशिप एंड लव। आप उसको वैल्यू दें। ह्यूमन नीड्स जैसे कस्टमर क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय को वैल्यू दे, वर्कर्स को वैल्यू दे, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सोशल नीड्स, है ना। उसके बाद होता है सेल्फ स्टीम नीड्स। सेल्फ स्टीम नीड्स का मतलब क्या हुआ कि आप उसको रिकॉग्निशन दे, वैल्यू ऑफ वर्क दे, डिग्निटी दे, है ना, आइडियाज, उसके आइडियाज को सपोर्ट करें, ओपिनियन दे और कंट्रीब्यूशन करें उसके काम को, तो आप वो नीड को बोलते हैं सेल्फ स्टीम और रेपुटेशन, जिसके तहत फिर एम्प्लॉय आपकी काम करेगा। और लास्ट में जो नीड होती है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे आप उसके ट्रू पोटेंशियल जो है, उसका पोटेंशियल को आप क्या करते हैं? पहचानते हैं, निखारते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, क्रिएटिव आउटलेट्स की बात करते हैं। तो ये तो हुआ आपका
मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें 5 ये नीड पूछा जाएगा। आप देखिए इसमें से कोई भी 3 नीड दे दिया जाएगा, एक चौथा कोई और नीड देगा, पूछ दिया जाएगा कि मास्लो नीड की हायरार्की थ्योरी में कौन सा नहीं है, ठीक है। या फिर कोई एक नीड दे दिया जाएगा, 3 अलग नीड होंगे, पूछ दिया जाएगा मास्लो की नीड हायरार्की में कौन सा नीड है। तो इसको याद रखिएगा, पीएस बेस है ना, पुलिस की सेफ्टी बेस में है ना, ऐसे याद रखिएगा, पुलिस की सेफ्टी बेस में है, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे, ये देखिए सेम चीज है आपका, क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव, बिलोंगिंग, स्टीम्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में लगाना है। चलिए नेक्स्ट चलें। अब है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। अब 2 फैक्टर क्या है, देखिए ये बोला कि 2 तरीके की चीज होती है, या तो जॉब में एम्प्लॉय को या तो जॉब में मिल सकता है सेटिस्फैक्शन, या तो मिल सकता है डिससेटिस्फैक्शन। अब देखिए 2 तरीके के फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है। एक फैक्टर होगा जो होगा मोटिवेशन फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या, वैसा फैक्टर को बोला जाता है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हैम्पर हो रहा है, उसका काम नहीं चल पाएगा उसके बिना। तो अगर ये फैक्टर आपने इन्फ्लुएंस ये करने की कोशिश की या किसी भी परेशानी इसमें हुई, तब तो एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आपने एम्प्लॉय के हाइजीन फैक्टर को इन्फ्लुएंस किया, तब तो वो काम छोड़ के चला जाएगा, दिक्कत वाली बात है। मतलब अगर हाइजीन फैक्टर मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर हम मोटिवेशन फैक्टर की बात करें तो वहां उसको मिला तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं मिला तो पर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लेकिन अगर बात करें इन्फ्लुएंस सेक्टर का या हाइजीन सेक्टर का, हाइजीन सेक्टर की बात करें तो यहां पे फर्क पड़ेगा। अब सोचो ना, एग्जांपल दे रहा हूं, क्या बोलते हैं हाइजीन फैक्टर में सैलरी। अब सैलरी अगर आपको पूरा महीना काम करो आपको सैलरी नहीं मिले, आप वहां काम करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। लेकिन अगर इंसेंटिव बन रहा था और वो नहीं मिला, वो किसी और वक्त आएगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा चलो ठीक है ना, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दो तरीके से इनको बांट दिया गया हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में। एक को कहा गया मोटिवेशन फैक्टर, एक को कहा गया हाइजीन फैक्टर। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आएगा और मोटिवेशन फैक्टर में क्या क्या आएगा। आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, कह रहा है हर्जबर्ग 2 फैक्टर प्रिंसिपल्स। आप देखिए, कह रहा है इंप्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आपने मोटिवेटर फैक्टर को आपने इंक्रीज किया तो आपका क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। बोल रहा है इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फैक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर हाइजीन फैक्टर आपने मेंटेन किया तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मेंटेन किया तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। मोटिवेशन फैक्टर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइजीन फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना एम्प्लॉय रह नहीं सकता है, ठीक है जी। आइए अब देखिए क्या कह रहा है वर्किंग कंडीशंस, देखिएगा। चलिए यहाँ पे ये देखते हैं, एग्जांपल दिया है, कह रहा है हर्जबर्ग का हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर। अब हाइजीन फैक्टर में क्या है देखिएगा, अनसर्टेन जॉब सिक्योरिटी। अगर आपके पास अनसर्टेन जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं कब जॉब चल जाएगा, तो आप काम कर पाओगे नहीं, ये अनसर्टेन वाला चीज नहीं काम कर पाओगे। जहां सर्टेनिटी है वहां आप काम कर पाओगे, ठीक है। अनप्लेजेंट सुपरविजन, ऐसा भी नहीं है। अनकंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब में आप नहीं रह पाओगे। तो आप रह कहां पाओगे, जहां वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, है ना, जहां को वर्कर्स के बीच में रिलेशन अच्छा हो, पॉलिसीज और रूल अच्छे हो, है ना, सुपरवाइजर का क्वालिटी अच्छा हो, बेस वेज हमेशा मिले, सैलरी हमेशा मिले, तो ये सब जगह पे आप रह पाओगे। इसको हाइजीन फैक्टर कहा गया है। और जैसे ही आप मोटिवेशनल फैक्टर देखिएगा, अचीवमेंट को मिला, मोटिवेशनल फैक्टर है, रिकॉग्निशन मिला, मोटिवेशनल फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मोटिवेशनल फैक्टर है, खुद से काम करना मोटिवेशन है, एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ ये सारा क्या है, इंसेंटिव, मोटिवेशनल फैक्टर है। तो वैसा फैक्टर जिसके बिना, ये ध्यान रखिएगा ना, इसको समझने का यही तरीका है कि वैसा फैक्टर जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, वो हो गया आपका हाइजीन फैक्टर। और जिसके बिना काम चल सकता है, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। आइए यहां भी दिया गया है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है जी डेविड मैकलेलैंड की थ्योरी ऑफ नीड्स। थ्योरी ऑफ नीड्स इसको पा थ्योरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पा थ्योरी, क्योंकि इसमें बात किया गया पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट का। क्या बात है, देखिए क्या कहता है, क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है नीड फॉर पावर, पावर की जरूरत कब है, ठीक है ना। आइए देखते हैं,
कह रहा था नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। बोल रहा है पावर की, देखो वो एम्प्लॉय को ऐसे बिहेवियर की जरूरत है जो कभी बिहेव उनसे नहीं किया गया हो, तो उसको बोलते हैं नीड फॉर पावर। एफिलिएशन मतलब द डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप। ये भी बात बिहेवियर की, एफिलिएशन की बात किया गया कि आप जो उससे एफिलिएट कर रहे हो, जो आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, वो अच्छा वाला होना चाहिए। कह रहा नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट की जरूरत है। कह रहा ड्राइव टू एक्सेल, टू अचीव रिलेशन, टू सेट स्टैंडर्ड्स, टू स्ट्राइव सक्सीड। तो ये तीन चीज की बात करता है। आप याद रखना मैकलेलन की पा थ्योरी, P for power, A for achievement, affiliation and A for अचीवमेंट। तो यही पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड में कौन सा चीज आया है। तीन ये दे दिया जाएगा, एक को कोई और दे दिया जाएगा, या फिर दो इसमें से दे दिया जाएगा, पावर है ए, पावर और एफिलिएशन, बाकी ए फॉर कहीं और कुछ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से छाट के बताओ। बस यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। आइए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। ये हैं आपके मैकलेलन, है ना, डेविड मैकलेलन। इन्होंने बोला पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय वन ऑफ थ्री नीड्स। ये तीनों नीड्स से पीपल क्या होते हैं, मोटिवेट रहते हैं। तो अचीवमेंट बोल रहा दीज पीपल शुड बी गिवन प्रोजेक्ट दैट चैलेंजिंग बट आर रिचेबल। तो अचीवमेंट लोगों को मोटिवेट करता है कि अगर जैसे आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, और ऐसा काम दिया जाए जो थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर हो लेकिन वो आप पूरा कर लो, वैसा काम, तो उसको बोलते हैं क्या, अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट के बेस पर क्या होते हैं सर, रिकॉग्निशन मिलती है, और रिकॉग्निशन मिलती है तो पीपल जो होते हैं या एम्प्लॉय जो होते हैं मोटिवेट रहते हैं। कह रहा है एफिलिएशन में क्या होगा, देखिएगा दीज पीपल वर्क बेस्ट व्हेन कोऑपरेटिंग विद द अदर्स, दे सीक अप्रूवल रादर देन रिकॉग्निशन। तो देखिए एफिलिएशन में क्या होता है कि एक दूसरे का कोऑपरेट करने के बाद वो बेस्ट काम करके देते हैं। और पावर की अगर बात करें तो पावर हुज नीड फॉर पावर इज सोशली ओरिएंटेड शुड बी अलाउड टू मैनेजर अदर्स, these people like organize and influence others। तो ये बात है, पावर जब साथ में पावर रहता है ना तो हम सामने वाले को बोलते हैं यार करो ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो इसी की बात करता है PA पा, है ना, बस। उसके बाद है अल्डसवर्थ अर्ज थ्योरी। अर्ज बात करता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ का। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ क्या है सर, ये देखिए ये अर्ज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ना, ये बेसिकली है आपका मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का एक्सटेंशन। ये देखिएगा जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, है ना, क्या क्या थे, सबसे पहले था फिजियोलॉजिकल, तो 1 और +2 जो ये थ्योरी थी ये एग्जिस्टेंस नीड्स बताता है। रिलेटेड नीड्स में 3 + 4.5 मतलब क्या है ये भी बताऊंगा, और यहाँ 4.5 + 6 सॉरी, ठीक है ना, 3.5, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये बात 4.5 + 5। अब ये बात क्या है बताइएगा, 5 तरह की नीड्स पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी जी सर, क्या क्या पढ़ी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स पढ़ा था, है ना, उसके बाद क्या पढ़ा था सर, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस वाला, उसके बाद पढ़ा था सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये पढ़ा था। तो जो पहला और सेकंड नीड्स है वो एग्जिस्टेंस नीड्स है किसका सर, मास्लो का। और उसके बाद ये पूछा जा रहा है सवाल में कि तीसरा नीड और 4.5 नीड, 4.5 क्यों लिखा गया ये बात बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। 4 और 5 के बीच का 4.5 हो गया, है ना, और 5 पांचवा नंबर ये इसका लिया गया, ठीक है। तो ये 5 इस तरह से नीड जो होती है उसको बोलते हैं क्या सर, मास्लो का नीड्स। छोड़िए इसको, इससे कंपैरेटिवली काम खत्म हो गया। अब आइए इसका देखते हैं, अर्ज थ्योरी क्या कहती है। ये बोलती है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। बोल रहा है कि मास्लो सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, देखो दिया हुआ है यार, मैं तो झूठ मूठ के तुम लोगों को परेशान कर रहा। मास्लो की सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करिए, उन्होंने बोला बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद रिलेटेडनेस की बात करी जिसमें मास्लो का सोशल और एक्सटर्नल स्टीम नीड्स को यूज किया गया है। कह रहा था नीड टू मेंटेन सिग्निफिकेंट रिलेशन, नीड किसके लिए, सिग्निफिकेंट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। और ये बोला ग्रोथ नीड्स, मतलब मास्लो का सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को ये मर्ज कर दिया। बोला इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंट्रिंसिक डिजायर की जरूरत पड़ती है, मतलब आंतरिक इच्छा की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका अल्डसवर्थ का अर्ज थ्योरी, है ना। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना किसी और को। चलिए
अब देखिएगा, ये एक बार आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, बस एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ की बात की गई है। सेम मास्लो थ्योरी का एक्सटेंशन है। आइए अब आते हैं मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक्स वाई थ्योरी की बात होती है तो एक्स जो आपका एक्सपेक्ट है, एक्स का जो पहलू है वो नेगेटिव बताता है और वाई का पहलू जो है वो हमेशा पॉजिटिव बताता है। कैसे, मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप? जो एक्स वाले लोग होते हैं, ठीक है, ऐसा मैकग्रेगर ने कहा है कि जो एक्स तरीके के जो लोग होंगे वो काम को डिसलाइक करेंगे, काम में एकदम ध्यान नहीं देंगे, फाकी मारेंगे, है ना। और जो वाई तरीके के जो लोग होंगे वो खुद से काम करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, उनका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, डायरेक्शन अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। तो ये वाई वाले लोग हैं और एक्स वाले। तो इसमें दो फैक्टर की बात की गई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आइए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। कह रहा थ्योरी एक्स जो है डिसलाइक करेंगे, फाइंड इट बोरिंग, बोरिंग होगा कर देंगे, है ना, और अवॉइड करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है मस्ट बी फोर्स एंड कोर्स इनटू कंप्लायंस, डायरेक्शन जो है वो जबरदस्ती करवाएंगे काम, ठीक है, जो एक्स थ्योरी में बोला गया है। नीड टू बी डायरेक्टेड एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड किया जाएगा, कहां, थ्योरी एक्स में। फिर मोटिवेटेड बाय फियर, लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे कम मोटिवेशन रहेगा, एकदम रहेगा ही नहीं। लिटिल क्रिएटिविटी एंड एक्सेप्ट व्हेन द गेटिंग अराउंड रूल्स, तो बोल रहा भाई साहब यहाँ रूल रेगुलेशन की बात होगा, यहाँ पे क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वही जस्ट अपोजिट रहेगा कहां, वाई में। तो थ्योरी और एक्स, थ्योरी वाई दोनों दिया गया है। एटीट्यूड बोला नीड टू वर्क एंड वांट टेक एन इंटरेस्ट वी कैन एंजॉय इट, तो ऐसा एटीट्यूड रखेंगे यहाँ के एम्प्लॉय की भाई साहब आप अच्छे से काम करिए, है ना, एंजॉय करके करिए। डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स एन एक्सेप्टेड टारगेट, वो टारगेट पे ही सिर्फ काम करेंगे। थ्राइव ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे। मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेटेड खुद से रहेंगे कि भाई उनका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। और क्रिएटिविटी, यहाँ पे हाई क्रिएटिव दिमाग लगाएंगे, क्रिएटिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी। आइए ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय मंकी, मतलब बंदर के रहेंगे, मतलब गलत है, नहीं वो अच्छे से कर पाएंगे। कह रहा वर्कर्स मे हैव मेनी डिफरेंट नीड्स एंड मोटिवेट देम, उनकी अलग अलग नीड होगी और उनको मोटिवेट करेगा। तो यहाँ दो तरीके के एम्प्लॉय की बात करी गई है कि एक एम्प्लॉय जो होंगे वो नेगेटिव रहेंगे, हमेशा डिमोटिवेट रहेंगे, और दूसरा यहाँ बात करी गई है पॉजिटिव एम्प्लॉय की, जो उनके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखा जाए। तो एक्स और वाई थ्योरी यही बताती है। देखिए एक और बात, कह रहा वर्कर्स आर लेजी एंड डिसलाइक करेंगे वर्क को, ये एक्स थ्योरी, और यहाँ वर्कर्स कैन एंजॉय वर्क को एंजॉय करेंगे। यहाँ थ्योरी एक्स में वर्कर्स आर सेल्फिश, इग्नोर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ एम्बिशन, और यहाँ पे मोटिवेटेड रहेंगे, वर्कर्स ऑर्गेनाइज करेंगे एम्प्लॉय को, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे खुद। फिर वर्कर नीड्स टू कंट्रोल एंड डायरेक्टेड द मैनेजमेंट, बोल रहा है मैनेजमेंट शुड क्रिएट अ सिचुएशन वेयर वर्कर्स कैन शो क्रिएटिविटी एंड अप्लाई नॉलेज टू जॉब। तो ये क्या है कि भाई साहब एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, और वहां पे क्रिएटिव चीजें अप्लाई करी जाएंगी थ्योरी वाई में। अब आ जाइए प्रोसेस थ्योरी। तो ये इतना भी हम लोग कंटेंट थ्योरी कर लिए, चार तरीके की थ्योरी करें हमने, है ना। अब आइए प्रोसेस थ्योरी में। प्रोसेस थ्योरी में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दीज थ्योरीज आर कंसर्न्ड मोर विद हाउ बिहेवियर इज इनिशिएटेड, directed or sustained an attempt to identify the relationship among the dynamic variables which make up motivation। तो बोल रहा है कि ये उससे रिलेटेड है कि कैसे बिहेवियर का इनिशिएट करें, निर्देश दें, सस्टेन रहे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उस रिलेशनशिप को जिसकी वजह से मोटिवेशन बना रहता है। तो सबसे पहला उसमें है वुरुम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वुरुम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं कि अगर आप एफर्ट लगाओगे, परफॉर्मेंस दोगे और उसका आउटकम से मल्टीप्लाई करोगे तो मोटिवेट हमेशा लोग रहेंगे। देखिए कैसे बोले, सबसे पहले क्या बोले, एक्सपेक्टेंसी की एक्सपेक्टेंसी, उसके साथ इंस्ट्रूमेंटल और वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटल इनटू वैलेंस इज इक्वल टू मोटिवेशन। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ, एफर्ट्स, अगर एफर्ट्स लगा दें, परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई कर दें और आउटकम क्या निकलता है ये देख लें, तो हमारा एम्प्लॉय क्या रहेंगे, हमेशा मोटिवेट रहेंगे। बात समझ में आई जी सर। अब देखिए वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, मोटिवेशन कहां से आएगा, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी से।
क्या कह रहा है, कह रहा है मेजर्स हैव द वैल्यू पर्सन अटैच टू अ गिवन रिवार्ड, जो भी रिवार्ड मिलेगा उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, है ना। मेजर्स द पर्सन कॉन्फिडेंस इन बीइंग एबल टू गेट द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड मिलने वाला है उससे आपको मोटिवेट मिलेगा। और मेजर्स इज एक्सटेंड टू विच इंडिविजुअल बिलीव दैट मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन विल डिलीवर द रिवार्ड दैट वर प्रॉमिस्ड। और इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब कि बोल रहा है भाई साहब मैनेजर जो ने जो प्रॉमिस किया है कि रिवॉर्ड हम देंगे वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में। अब उसके बाद है एडम्स इक्विटी थ्योरी। अब एडम्स इक्विटी थ्योरी के लिए मैं आपको एक चार्ट यहां नीचे दिखाता हूं, इससे आपको समझाता हूं। देखिए जैसा नाम वैसा काम। एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या कहता है कि हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए, है ना। बैलेंस मतलब कि अगर जो ज्यादा काम किया रिवॉर्ड से उसको मतलब जो ज्यादा काम किया उसको जितना है रिवॉर्ड उससे ज्यादा रिवॉर्ड दो, जो बराबर बराबर काम किया उसको बराबर लेवल का रिवॉर्ड दो, और जो कम काम किया वो उसको डिससैटिस्फैक्शन होगा तो भाई उसको क्या करो, कम रिवॉर्ड दो। सिंपल सी बात। देखिए कह रहा है बैलेंस और इम्बैलेंस ऑफ रिवॉर्ड्स, कह रहा है डिससैटिस्फैक्शन, रिड्यूस्ड आउटपुट, अगर आपने आउटपुट कम दिया तो डिपार्चर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन से इसको बाहर निकाल दो, कम रिवॉर्ड्स, इनइक्विटेबल रिवॉर्ड्स। और इक्विटेबल रिवॉर्ड्स कब मिलेगा, जब आप कंटिन्यूएशन करोगे सेम लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब 1000 पीस बनाना था और 1000 पीस आपने बना दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वैसे लोगों को आप रखो और इक्विटेबल रिवॉर्ड्स दो। लेकिन जो हार्डर वर्कर्स हैं, जो हार्ड मेहनत करते हैं, उनको मोर देन इक्विटेबल रिवॉर्ड्स दिया जाए। तो ये था आपका क्या, इसको एडम्स इक्विटी थ्योरी कहा गया है कि जॉब में मोटिवेशन तब रहेगा जिस तरह से इनपुट मिलेगा उसी तरह से आप आउटपुट दो। मतलब बोल रहा व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब एंड व्हाट आई गेट माय फ्रॉम माय जॉब, कि मैंने क्या इनपुट दिया और उसका क्या आउटपुट मिला, यही मेजर करते हैं कौन, आपके एम्प्लॉय। और इसीलिए ये मेजरमेंट की वजह से ही ये थ्योरी कहा एडम्स इक्विटी थ्योरी कि बराबर बराबर वैल्यू दो, जैसा काम वैसा दाम। सिंपल बात समझ में आया जी सर। उसके बाद है पॉटर लॉलर मॉडल। क्या कह रहा है सर, पॉटर लॉलर मॉडल बोला भाई साहब एफर्ट की वजह से आपको मिलता है परफॉर्मेंस की वजह से रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड जब मिल जाता है अपने को तो उससे मिलती है सेटिस्फैक्शन। फिर से एफर्ट की वजह से परफॉर्मेंस की वजह से क्या मिलता है, इंट्रिंसिक क्या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, और उसकी वजह से हमको क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन। बस यही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है पॉटर लॉलर मॉडल, है ना। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है पॉटर लॉलर मॉडल विक्टर्स व्रूम, एक मिनट, विक्टर्स व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एज अ फाउंडेशन टू डेवलप देयर एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो भाई साहब क्यों था एक्सपेक्टेंसी मॉडल को डेवलप करना था, कह रहा है सिमिलर टू व्रूम्स थ्योरी पॉटर लॉलर कंक्लूडेड दैट individuals motivation to complete a task is affected by the reward they expect to receive from the completing the task। वही बात है कि कोई भी जो आपका एम्प्लॉय रहता है वो एफर्ट के बेसिस पर वो अपना क्या करता है, परफॉर्मेंस देता है, परफॉर्मेंस के बेस पर वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। यही बात इन्होंने कहा है और कुछ नहीं है। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है, पॉजिटिव अब ये तो स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी को कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। वो क्या है कि भैया अच्छा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, और अगर बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच इसको कहते हैं। आइए देखिए क्या क्या बात किया गया है। तो स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है, देखिएगा। हाँ, क्या रहा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, मतलब पॉजिटिव चीजें क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव क्या कंसीक्वेंसेस। तो मैनेजर प्रेज द एम्प्लॉय, मैनेजर क्या करता है, जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है तो मैनेजर प्रेज करता है एम्प्लॉय को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करता है, मैनेजर स्टॉप नैगिंग द एम्प्लॉय, बोलता है भाई साहब तुम काम खराब कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा। और पनिशमेंट भी मिलता है जब नेगेटिव बिहेवियर देता है कौन, सर आपका एम्प्लॉय, तब मैनेजर डिमोट्स द एम्प्लॉय। और जब एक्सटेंशन होता है नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड रिमूवल, है ना, जब हटाता है तो मैनेजर इग्नोर्स दी बिहेवियर को, मतलब थोड़ा बहुत अगर गलती होती है तो इग्नोर कर देता है बिहेवियर को, बस यही बात है। आइए देखिए इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एम्स टू मोटिवेट स्टाफ थ्रू द रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। तीन तरह से, किससे, रीइंफोर्समेंट से, पनिशमेंट से और एक्सटेंशन से। कह रहा है रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन द वर्क प्लेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज लॉन्ग एज it reinforces the desired employee experience and behavior. Managers using reinforcement theory to motivate staff and explain the employees which behavior will result in positive feedback। तो बात सिंपल सी है दोस्त,
इन्होंने एक सिंपल सा बात बोला, ये स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना। इन्होंने कहा कि अगर आप रीइंफोर्स पॉजिटिव करोगे आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कैरेट या स्टिक, क्या लेना है आपको देख लीजिए, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पर कुछ खास है नहीं। आइए अब चलते हैं थ्योरी जेड। जेड थ्योरी क्या कहती है ये बात ध्यान से समझिएगा। थ्योरी जेड जो है वो मॉडर्न थ्योरी है ना। देखिए इस इन्होंने दिया है, चीफ आर्किटेक्ट किसने दिया है, डॉक्टर विलियम ऑची ने दिया है, विद द सम मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरीज इट विटनेस। देखो एक्स और वाई थ्योरी के बाद जो थ्योरी आई ना वो जेड थ्योरी थी। कह रहा जापानीज मॉडल डेवलप्ड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम ऑफ 80s, अब मैनेजमेंट लीडरशिप थ्योरी भी है। कह रहा इट इज कंसर्न विद द कल्चर ऑफ होल स्कूल एंड नॉट जस्ट इन द लीडरशिप ऑफ द स्कूल। तो ये क्या है, ये कल्चर है पूरे स्कूल का, बोला गया कि ये सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कह रहा मोर इंटरेस्टेड इन हाउ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पुट टुगेदर एंड हाउ इट इज मैनेज। तो ये इंटरेस्टेड किसमें थे कि कैसे स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाना और कैसे इसको क्या किया जाना, साथ में लेकर चलना है। देखो मेनली जो टीम थ्योरी जेड बात करी है ना, वो टीम वर्क का बात करी है, ट्रेनिंग का बात करी है, एक्सटेंसिव कलेक्शन का बात करी है, एनालिसिस ऑफ डेटा का बात करी है। तो जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट थे ना उसकी बात इन्होंने करी। ठीक है, तो थ्योरी जेड एक्स क्या बोला था, सारा का सारा नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वाई क्या बोला, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और उसी का एडवांस वर्जन जो था वो था जेड थ्योरी। इन्होंने ये दोनों की बात करी कि बोला देखो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम ऑची its leading proponent theory Z, management tends to promote stable employment with a high productivity and high employee moral and satisfaction। तो जो हाई मोरल की बात करी, हाई प्रोडक्टिविटी की बात करी, मोरल स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करी, किसने बात करी, डॉक्टर विलियम ऑची ने। ये भी पूछ सकता है कि किसने क्या कहा, तो ये बात भी ध्यान से रखिएगा। लीजिए पूरा की मोटिवेशन थ्योरी खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा है ना, बस ये काफी है। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।